हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक के जो है प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। तो आज का हमारा ये प्रैक्टिस सेट नंबर 6 नंबर का होगा। ठीक है, 6 नंबर होगा। देखिए 5 प्रैक्टिस सेट इसके हम करा दिए हैं और प्लेलिस्ट भी बना दी है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और देखिए हमने घटना चक्र भी कराया, अंकित भाटी सर का भी प्रैक्टिस सेट कराया, सब करा दिए हैं। उसकी प्ले लिस्ट में आप वहाँ से अगर रिवाइज करना है तो आप वहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखिए, आपका 4 क्वेश्चन जो है, पहले क्या था, गद्यांश का था, तो उसको हमने नहीं लिया है। तो यहाँ हम चौथे क्वेश्चन से आपको यहाँ व्याकरण के प्रश्न कराएंगे। ठीक, क्योंकि गद्यांश से आपका जो है बदल के आएगा, उसी से पढ़ के आपको जवाब देना रहता है। तो हम आपको गद्यांश से यहाँ पे नहीं कराएंगे, आपको हम सीधा व्याकरण से कराएंगे। ठीक है, तो इसके ऊपर 3 क्वेश्चन थे, उसको हमने छोड़ा है। ठीक है, नहीं तो आप देखिए अगर आप करिए चाहिए तो अपने से कर लीजिएगा, नहीं कहेंगे तो हम इसको भी करा देंगे। ठीक है, इसको भी साथ कराएंगे। ठीक है, तो ये देख लीजिए। ठीक है, तो अब हम यहाँ से आपको कराएंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। ठीक है, चलिए देखिए, ये कह रहे हैं कि लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। तो ये आपको यहाँ बताना है। कह रहे हैं कि अक्षर कहते हैं, वर्ण कहते हैं, वर्ण समूह कहते हैं, या वर्णमाला कहते हैं। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा भी, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वर्णमाला कहते हैं। ठीक, तो ये 2018 का यूपीपी का प्रश्न है। तो लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, या ऐसे पूछता है वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, तो आप बताएंगे वर्णमाला कहते हैं। ठीक, तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। तो कुल टोटल वर्ण की संख्या कितनी है भी, 52 है। ठीक है, कितनी है, 52 है। देखिए इसमें जो है आपके कितने 11 स्वर होते हैं। ठीक है, और 25 जो है स्पर्श व्यंजन होते हैं। ठीक है, और अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं भी, 4 होते हैं। और ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। और आपको जानते हैं ना, स्तंत व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन आप जानते हैं, या रा ला वा। और ऊष्म व्यंजन सा 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 हा। और संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से भाई, छ त्रा ज्ञा स्रा। ठीक, और अयोगवा कितने होते हैं, 2 होते हैं। और द्विगुण व्यंजन कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक, तो अयोगवा व्यंजन अनहा होते हैं। ठीक, और ये देखिए द्विगुण व्यंजन ऐसे होते हैं, ये नीचे नुक्ता लग जाता है, ढ, और ढा के नीचे नुक्ता लग जाता है, इसी को क्या बोलते हैं, द्विगुण व्यंजन। ठीक है, तो अब इन्हीं को आप क्या करेंगे, द्विगुण व्यंजन कितने हैं भी, 2 हैं। ठीक है, और अयोगवा भी 2 है, तो इनको आप टोटल ऐड करेंगे तो 52 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो स्वरों की संख्या 11 है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी भी, 4 है, ध्यान रखिएगा। और अंतस्थ व्यंजन 4 ही है, या रा ला वा। ऊष्म व्यंजन 4 ही है, संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, अयोग वा 2 होते हैं, द्विगुण व्यंजन 2 होते हैं। ठीक, इनको आप पूरा जोड़ेंगे तो आपका कुल टोटल कितना हो जाएगा, 52। ठीक है, वर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ बिल्कुल ध्यान रखना है। चलें भैया, देखिए अगला प्रश्न आपको कह रहे हैं कि फिर ऐसे कौन सी 2 मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ बताना है। आगे देखते हुए यहाँ पे कह रहे हैं कि छोटा, बड़ा, छोटी, अन, अह, री, उ। ठीक, तो ये आ और चंद्र बिंदी है। ठीक है, तो ये आपको बताना है, इसमें सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा भी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी नंबर राइट हो जाएगा, अन आ। ठीक, तो अन आहा ऐसे 2 मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश ना तो स्वर में किया जाता है ना ही व्यंजन में। ठीक है, देखिए अन को क्या कहता, अनुस्वार कहा जाता है, अनुस्वार कहा जाता है। और आहा को विसर्ग कहा जाता है। ठीक है, आहा को क्या कहा जाता है भी, विसर्ग कहा जाता है। ठीक है, विसर्ग कहा जाता है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला कह रहे हैं कि संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से वर्तमान अस्थाई तद्भव रूप तक पहुंचने के मध्य में संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, ये आपको यहाँ बताना है। राइट आंसर हो जाएगा, तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका, कहें तत्सम, विदेशी, देशज, या अर्ध तत्सम कहलाते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, उसे हम क्या कहते हैं, अर्ध तत्सम कहते हैं। ठीक है, जैसे अग्नि। ठीक है, अग्नि, अग्नि, मुंह। ठीक है, मुंह, ये आपका किस में आएगा, ये अर्ध तत्सम शब्द कहलाएंगे। ठीक, तो संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से वर्तमान अस्थाई तद्भव स्वरूप तक पहुंचने के मध्य में संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं भी, ये
अर्ध तत्सम कहलाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए तत्सम क्या होते हैं? तत्सम जो संस्कृत शब्द, ऐसे संस्कृत शब्द जो सीधे हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, हिंदी भाषा में, ठीक है, या हिंदी में आए हुए हैं, उन्हीं को हम तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, तो परिभाषा भी आपसे 2018 में तत्सम की पूछी गई थी। ठीक है, और यहाँ और देशज आप जानते ही हैं, यह जो है किसी विशेष स्थान में अचानक उत्पन्न होते हैं और इनका पता नहीं चलता है, उसी को देशज कहते हैं। और विदेशी शब्द क्या भी, जैसे दूसरे देशों से हमारे देश में आए हुए शब्द हैं, ठीक है, या ग्रहण किए गए हैं, हिंदी में आ गए हैं, तो उन्हीं को हम विदेशी शब्द कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। कहते शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है? तो आपको यहाँ बताना है शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद हो जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। करें गुणवाचक विशेषण, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगी? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी नंबर सही हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी नंबर सही हो जाएगा। मनुष्यता जो है शब्द कैसा है? ये भाववाचक संज्ञा। ठीक, तो भाववाचक संज्ञा क्या होती है भाई? जो शब्द पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म, दशा, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, मानवता, मनुष्यता, परायापन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए संज्ञा जो है हमने आपको बता रखा है 5 प्रकार की होती है। क्यों? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा में जैसे लोहा हो गया, आयरन, स्टील, ये सब आपके, बालू, ठीक, तो ये आपके द्रव्यवाचक, सोना, चांदी, ये सब आपके द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएगा। ठीक है, और समूहवाचक में आप जानते ही हैं भी, जहाँ पर सेना, कक्षा समूह को बतलाता है। ठीक है, जातिवाचक आप जानते हैं, जैसे किसी विशेष जाति को बतलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। संज्ञा जो है 5 प्रकार की होती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। कर इंद्रियों को जीत लिया हो जिसमें वाक्यांश के लिए सही विकल्प का चयन करना है। तो इंद्रियों को जीत लिया हो जिसमें वाक्यांश के लिए सही विकल्प का चयन आपको यहाँ पे करना है। सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भी? ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही हो जाएगा, जितेंद्रिय कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंद्रियों को जीत लिया हो, ठीक है, इंद्रियों को जीत लिया है जिसने, वाक्यांश के लिए आपका सही शब्द क्या हो जाएगा? जितेंद्रिय कहते हैं। ठीक है, इंद्रजीत कैसे कहते हैं भी? इंद्र पर विजय प्राप्त करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? इंद्रजीत कहते हैं। ठीक, तो मेघनाथ को इसलिए इंद्रजीत भी कहते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। इंद्रियों को कहा है, ठीक है, ना कि इंद्र को। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला है। कहें कि से अलगाव किस विभक्ति का बोधक चिन्ह है? आपको यहाँ बताना है से जो है अलगाव, अलगाव आपको बताएं भी, अलगाव किसको बतलाता है? यहाँ पे आपका बिल्कुल कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अपादान कारक। ठीक है, जैसे माँ ने बाजार गई, तो माँ घर से बाजार गई। ठीक है, और पेड़ से फल गिरा, तो पेड़ से फल क्या हो गया? अलग होने के भाव में जो है यहाँ अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है, और जहाँ किलोमीटर दूरी, ठीक है, वहाँ पर भी आपका अपादान कारक हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आपका डी नंबर सही हो जाएगा। तो कारक जो है 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इनसे कारक से आपसे प्रश्न पूछा गया था, तो इनके चिन्ह भी आपको याद रखना है और के वाक्य भी याद रखना है। ठीक, तो कर्ता कारक का चिन्ह आप जानते ही हैं क्या होता है भी? ने, कर्म का को, करण का, से के द्वारा संप्रदान का क्या होता है? के, को के लिए अपादान जानते हैं। से होता है संबंध, का के अधिकरण, में पर और संबोधन का हेरे। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर चिन्ह भी आपको ध्यान रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहने की तन शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए। यहाँ पे आपको तन शब्द का लिंग निर्धारित करना है। करें कि पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है या नपुंसक लिंग है। तो यहाँ पे आपको कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा? देखिए तन हमने आपको बताया है, आप विशेषण लगा के अच्छी, अच्छा, गई, गए, रही, रहे लगा कर आप पहचान जाएंगे कि भैया इसमें कौन सा, पता तुरंत चल जाएगा आपका कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग शब्द है। देखिए तन, कहने की तन अच्छी है, देखिए अच्छी, अच्छा लगाना है। तन, तन भाई अच्छा है ना, तो अच्छा के लिए क्या होगा? पुल्लिंग होगा, अच्छी के लिए स्त्रीलिंग। तो तन जो है अच्छा है ना कि अच्छी लग रहा है, सही, तो आपको यहाँ पे तन क्या हो जाएगा? पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। तो ये आपको पहचान ऐसे करना है, विशेषण लगा कर गई, गए, ठीक है, रहा, रही, ऐसे आप लगाएंगे तो आपको यहाँ पर तुरंत पता चल जाएगा कि ये शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ठीक है, अगला देखते हैं भी। करें उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? ठीक है,
तो आपको यहाँ बताना है। तो सर्वनाम के आप जानते हैं कितने भेद होते हैं भाई, यहाँ पे 6 भेद होते हैं, ठीक है, 6 भेद होते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है। राइट आंसर आपका यहाँ बिल्कुल कौन सा हो जाएगा भाई, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पुरुषवाचक, ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन ना, तो यहीं पर ये भी 3 पर्सन होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में कौन आता है, मैं, हम, ठीक है, और मध्यम पुरुष में तू, तुम, आप, ठीक है, और अन्य पुरुष में यह, ये, वह, वे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो उत्तम पुरुष किसका एक भाग है, पुरुषवाचक, ठीक है, पुरुषवाचक का, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। पुरुषवाचक को 3 भागों में बांटा गया है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ठीक है। आइए देखते हैं अगला है। करें कि कंचन एक कृषांगिनी युवती है, इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है। तो ये परीक्षा में आपके प्रश्न आया हुआ है। राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा भाई, देखिए यहाँ पे कंचन एक कृषांगिनी, या यहाँ देखिए युवती जो है अनावश्यक प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे आपको बताना है ऑप्शन नंबर यहाँ ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। शब्द चयन संबंधी क्या है, अशुद्धि है, तो इसका सही शुद्ध शब्द हो जाएगा कंचन एक कृषांगिनी है, युवती नहीं रहेगा, युवती जो है अनावश्यक यहाँ पे लगा दिया गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है। तो देखिए पत्र जो है 2 प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक और औपचारिक। तो यहाँ पे आपको बताना है अनौपचारिक पत्र के उदाहरण है। राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए कहने कि मोहल्ले में बिजली की समस्या के लिए जिला अधिकारी को पत्र लिखना, ये औपचारिक पत्र के अंतर्गत आता, तो ये नहीं होगा। वाहन के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को लिखा गया पत्र, बिल्कुल आपका यही सही हो जाएगा। सगे संबंधियों आमंत्रित करना, ये सब आपका अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आता है, ठीक। सगे संबंधियों को पत्र लिखना, विवाह उत्सव, तो ये अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आपका यहाँ आएगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ राइट हो जाएगा। चलिए भैया अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा में हास्य स्वरों की संख्या कितनी है। तो आपको बताना है हिंदी भाषा में हास्य स्वरों की संख्या कितनी होगी। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगी, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर हो जाएगा 4, ठीक है। तो हास्य स्वरों की संख्या कितनी है भाई, हास्य स्वर की 4 होती है, ठीक है, और दीर्घ स्वर की कितनी होती है 7, कुल मिला के कितना स्वरों की संख्या 11 होती है, ठीक है। तो हास्य स्वर के अंतर्गत कौन आते हैं, देखिए छोटा आ आएगा, छोटी ई आएगा, छोटा ऊ आएगा और री आता है, ठीक है। तो ये आपके 4 जो है क्या हो गए, हास्य स्वर हो गए, ठीक है। और दीर्घ स्वर में आपके 7 आते हैं, कौन कौन से, बड़ा आ जाएगा भी, बड़ी, बड़ा ऊ, ए ओ और औ, ये जो है आपके दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो दीर्घ स्वर क्या होता है, वह स्वर जिसको बोलने में हास्य स्वरों से अधिक समय लगता है उसी को हम दीर्घ स्वर कहते हैं, ठीक है। और हास्य स्वर क्या कहते हैं, वह स्वर जिनको सबसे कम समय में उच्चारित किया जाता है उन्हीं को हास्य स्वर कहते हैं, ठीक। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। जिन सामासिक शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण होता है वे शब्द कहते हैं। तो पहला पद क्या होता है भाई, संख्यावाची होता है। अंतिम पद क्या होता है, संज्ञा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, डेली आपको हम बताते हैं। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा भाई, देखिए सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर द्विगु समास। तो आपको याद रखना है द्विगु मतलब द्वि संख्या को डिनोट कर रहा है। तो आगे जो है आपका क्या होगा, प्रथम पद जो है संख्यावाची होगा, अंतिम पद संज्ञा हो गया, उसे हम क्या कहते हैं भाई, द्विगु समास कहते हैं, ठीक है। तो आप जैसे त्रिफल हो गया, त्रिफल हो गया, ठीक है, नवरत्न हो गया, ठीक है, नवरत्न हो गया, चौराहा हो गया। तो ये कुछ शब्द आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर बी नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो समास जानते हैं आप क्या होता है भाई, 6 प्रकार का होता है, ठीक है। आइए देखते हैं अगला है, यानी कि सुहावना, लिखाई व छलिया में निहित प्रत्यय के लिए सही विकल्प का चयन करना है। तो इसमें आपको सही विकल्प वाला शब्द चुनना है। तो देखिए प्रत्यय, तो प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय किसी शब्द के अंत में लगता है और उसका मूल शब्द के अंत में लगता है और उसका अर्थ परिवर्तन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, देखिए सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आवना, आई और इया प्रत्यय है, ठीक। सुहावना में आवना प्रत्यय है, लिखाई में आई प्रत्यय है, छलिया में क्या होगा, इया प्रत्यय है। तो आपका बिल्कुल यहाँ कौन सा हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए यहाँ से भी प्रत्यय उपसर्ग से एक प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा गया था।
देखिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो यहाँ पे आपको तत्सम वाला शब्द पहचानना है। तो तत्सम अभी आपको हमने बताया, ऐसे शब्द जो संस्कृत से हूबहू हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हीं को हम तत्सम कहते हैं। चलिए अभी सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कह रहे हैं कि माँ मछली, देखिए मछली का मत से होता है तो ये तो नहीं होगा। केला का भाई क्या होता है? कदली होता है, केला का कदली होता है तत्सम। ठीक है, तो यहाँ आपका बिल्कुल डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, अमूल्य। ठीक है, अमूल्य जो है कैसा शब्द है? ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप होगा अमोल होगा, अमूल्य। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। करें कि जो सब संस्कृत भाषा से उत्पन्न या विकसित हुए हैं क्या कहलाते हैं? तो यहाँ पे आपको बताना है, राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, तत्सम कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, और इसका तत्सम का क्या करेंगे? समाल विग्रह करेंगे तो क्या हो गया भाई? तत् प्लस सम। ठीक है, तो तत्सम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तद्भव आप जानते हैं भी, ऐसे शब्द जो संस्कृत से परिवर्तित होकर हिंदी में क्या है बोले जाते हैं उन्हीं को तद्भव शब्द कहते हैं। आइए देखते हैं अगला है, करें कि व्युत्पत्ति के आधार पर किलकिल कौन सा शब्द है? देखिए यहाँ पर किलकिल पूछ रहे हैं कि कौन सा शब्द होगा। तो देखिए किलकिल शब्द कैसा है भी? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये देशज शब्द है। ठीक है, तो देशज शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का मूल पता ना हो परंतु वे प्रचलन में हो, ऐसे शब्द को हम देशज शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे कटोरा आपसे पूछता है, कटोरा कैसा शब्द है? देशज बताएंगे। लोटा, ठेठ, ठीक है, लोटा, कटोरा, पगड़ी, ये आपके कैसे हैं? देशज शब्द हैं। अगला शब्द करें कि अलमारी कौन सी भाषा का शब्द है? तो अलमारी जो है आपका किस भाषा का शब्द हो जाएगा? राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, या जो है पुर्तगाली भाषा का शब्द है। ठीक, तो ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, करें कि जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य को श्रव्य, भावार्थ और बल प्रदान करने के लिए होता है लेकिन वे वाक्य के अंग नहीं होते हैं क्या कहलाते हैं? राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, तो क्या कहते हैं भी? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। तो क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उसे हम निपात कहते हैं। ठीक, तो निपात मूलतः क्या होते हैं? निपात का प्रयोग अव्ययों के लिए होता है, इनका कोई लिंग वचन नहीं होता है। निपात जो है सहायक शब्द होते हुए भी वाक्य के अंग नहीं होते हैं। ठीक है, तो निपातों की संख्या कितनी है? 8 प्रकार की होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, करें दिए गए विकल्पों में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पे आपको शुद्ध शब्द का चयन करना है। यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, कहने मूल्यवान, क्लिष्ट, ब्रह्म या पृथक। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, तो सही ऑप्शन कौन सा जाएगा भी? पृथक आपका शुद्ध शब्द है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्लिष्ट का क्या होता है? सही मूल शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा भी? यहाँ पे क्लिष्ट। ठीक है, ठीक है, तो ये ठा नहीं रहेगा, टा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे और देखिए अगला है मूल्यवान का शुद्ध शब्द, देखिए छोटा को मात्रा नहीं रहेगा, बड़ा को लगा देना, मूल्यवान होता है। ठीक है, और ब्रह्मा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रह्म नहीं होता है, गलत लिखा है। ठीक है, तो बड़ा का मात्रा रहेगा ब्रह्मा। ठीक है, तो ये रहेगा, तो ये पे ध्यान रखिएगा। तो आपका शुद्ध शब्द कौन सा है? पृथक शब्द। कहने दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जिसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। देखिए ये प्रश्न आपके यूपीपी में पूछा गया था, और इस प्रकार के प्रश्न हमने आपको बहुत कराया था भाई, तो आया भी था। ठीक है, और फिर आएगा, क्योंकि यूपीएसआई में भी आया था ऐसे प्रश्न। तो आपसे पूछा जा रहा है कि विकल्पों में वह शब्द चुनिए जिसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भी? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रत्येक जो है शब्द कैसा है? ये सदा एक वचन में प्रयोग होता है। ठीक है, इसका बहुवचन आप नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी नंबर आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ कच्छा, प्राण, आंसू, ये आपके बहुवचन के हैं। ठीक है, बहु
वचन के शब्द हो जाएंगे। देखिए बहुवचन के और कुछ शब्द हैं, आपको याद रखना है। दर्शन बहुत पूछता है, दर्शन कैसा शब्द है, तो ये बहुवचन होगा। होश आपसे पूछा जाए, कभी होश से नहीं होता, ठीक। बालें कभी नहीं होता, बाल होता है। हस्ताक्षर, हस्ताक्षर, ठीक है, तो ये शब्द आपको। और समाचार, समाचार, ठीक है, समाचार कभी नहीं करेंगे। और दाम, ठीक है, दाम, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कक्षा, प्राण, आंसू, दर्शन, होश, बाल, हस्ताक्षर, समाचार, ठीक है, दाम, ये आपके हमेशा याद रखिएगा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। आइए देखते हैं कुछ एक वचन वाले शब्द भी देख लेते हैं। देखिए एक वचन में जो सदैव प्रयुक्त होते हैं, जैसे आपका जनता हो गया, ठीक है, जनता। सामान, ठीक है, सामान। सामग्री, ठीक है, सामग्री। सोना। सत्य, सत्य भी, ठीक है, सत्य भी एक वचन में होता है। व्याथा, ठीक है, ठीक है। और कुछ जैसे आपका माल भी होता है, ठीक है। पानी भी होता है। आकाश, सहायता, वर्षा, ठीक है, ये कुछ आपके क्या है, एक वचन वाले शब्द हैं। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न आपको जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो डी आपका ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यानी कि वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है। तो वाक्यों के जो है आपको कितने प्रकार से किया गया है, ये आपको यहाँ बतलाना है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। देखिए वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है, यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ये, यानी कि 2, 4, 8, 3। तो सही ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा 2, ठीक है। तो वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है, 2 आधारों पर। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। कौन कौन से, देखिए रचना के आधार पर, ठीक है, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर जो है वाक्यों का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया गया है। तो ये भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब आपसे पूछता है कि भैया रचना के आधार पर कितने, इसके कितने भेद हैं, तो ये इसके आपको 3 भेद याद रखना है। 3 भेद रचना के आधार पर। कौन कौन, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। देखिए इससे एक प्रश्न आपसे यूपीपी में पूछा गया था, ठीक है। तो सरल वाक्य, आप देखिए इन वाक्यों के अंग कितने होते हैं, अंग क्या है भाई, ठीक है। तो इसके 2 अंग होते हैं, उद्देश्य, उद्देश्य और विधेय, ठीक है। देखिए सरल वाक्य आप जानते हैं, जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उन्हें हम सरल वाक्य कहते हैं। जैसे महेश पढ़ता है, राम खाता है, ठीक है, वह सोता है। और संयुक्त वाक्य कहते हैं जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक अवयवों का प्रयोग किया जाता है, उनको हम क्या कहते हैं भाई, संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब समुच्चय बोधक जैसे और, तथा, एवं, पर, परंतु आदि शब्दों से जुड़ जाते हैं, तो ठीक है। तो और, परंतु, किंतु ये शब्द से जुड़ते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे राम आया और गया, ठीक है। और मिश्र वाक्य है जिन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान वाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो, उन्हें हम मिश्रित वाक्य कहते हैं, ठीक। यदि यदि आप परिश्रम करेंगे तो उत्तीर्ण हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है दूसरा वाक्य पहले वाक्य पर क्या कहता है, निर्भर रहता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और अर्थ के आधार पर भाई कितने होते हैं, 8, ये भी ध्यान रखिएगा। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कितने हैं, 8। कौन कौन से, विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयवाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक और प्रश्नवाचक और इच्छावाचक, ठीक है। तो ये आपको यहाँ बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखिए जिसमें कुछ ज़्यादा बताना रहेगा तो उसमें थोड़ा हम टाइम दे देंगे आपको, ठीक है। अगला कहने कि वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें क्या होता है भाई, तो अभी बताया आपके, वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिनको हम क्या कहते हैं भाई, जिसमें केवल एक विधेय, एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। राइट आंसर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, ठीक है। मतलब एक ही कर्ता और एक ही क्या होगी, क्रिया होगी, ठीक है, क्रिया होगी। जैसे वह खाता है, खाता आपका क्रिया हो गया। वह राम सोता है, ठीक है। तो एक ही क्रिया क्या होगी और एक ही कर्ता होगा, तो उसी को हम क्या कहेंगे, एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो, ऐसे वाक्यों को हम सरल वाक्य कहते हैं। अगला देखते हैं, यानी कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है, तो ये आपको बताना है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। कह रहे हैं कि महाप्राण कहलाते हैं, अल्प व्यंजन कहलाते हैं, अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं, उच्छिष्ट व्यंजन कहलाते हैं, अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। तो क्या कहते हैं, वर्ग का दूसरा चौथा क्या कहलाते हैं भी, ये महाप्राण कहलाते हैं। कहाँ, महाप्राण। अब ये तो आप जानते हैं ना, दूसरा चौथा वर्ण, जैसे आपको का वर्ण लिखिए, का, ख, ग, घ और अंगा, ठीक है। तो ये आपके जो है वर्ग हो गए। अब वर्ग कह रहा है कि दूसरा और देखिए चौथा, दूसरा और चौथा,
तो स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं ना तिन्ही के। अब चा छा जा जा यहाँ, ठीक है, तो अठारह, तो ये सब जो आते हैं वो आपके देखना है कि इसमें दूसरा और चौथा जो आएगा वो महाप्राण के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब इसी में आप जान लीजिए अल्पप्राण किन्हें कहते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम हवा निकले उसे अल्पप्राण कहते हैं। हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, ठीक है, तो ये पहला, तीसरा तीसरा और पांचवा व्यंजन क्या कहलाता है? वे अल्पप्राण कहलाते हैं, ठीक है। आगे होगा, आशा करता हूँ समझ में। आइए देखते हैं अगला है, उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? तो यहाँ पे आपको बताना है। राइट आंसर आपका हो जाएगा, सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संपृक्त ध्वनि हो जाएगा, ठीक है, संबल। तो ऑप्शन नंबर ए नंबर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं भाई, कहने की विपत प्लस जाल, विपत जाल में कौन सी संधि है? तो यहाँ पे आपको संधि का नाम बताना है। तो देखिए भाई, यहाँ पे आपका क्या आ रहा है? राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो यहाँ पे व्यंजन संधि हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए जहाँ पे व्यंजन व्यंजन का मेल होता है वहाँ व्यंजन संधि होती है, ठीक है। का, चा, टा, ता, फा के बाद किसी वर्ण का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए तो यहाँ या, रा, ला, वा या कोई स्वर आए तो का, चा, टा, ता, पा की जगह अपने ही वर्ण का तीसरा वर्ण हो जाता है, ठीक है, तीसरा वर्ण हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर हो जाएगा, जैसे जगदीश में जगत प्लस ईश, ठीक है। अगला देखते हैं, कह रहे कि दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है? तो आपको यहाँ उपसर्ग बताना है भी। ऑप्शन नंबर देखिए सी हो जाएगा, दूर। देखिए दूर दोनों जगह लिखा, ए में भी और सी में भी, लेकिन यहाँ हलंत ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है? यहाँ पे आपको बताना है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण किसमें है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, देखिए कह रहे हैं इस बार बारिश बहुत ओले पड़े, इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े। देखिए यहाँ पे परिमाण को दिखा रहा है, तो ऑप्शन यहाँ ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक। तो देखिए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है भी, ठीक है। देखिए क्रिया विशेषण जो है आपके चार हैं। तो यहाँ पे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्या है भी? ऐसे अभिकारी शब्द जो हमें क्रिया के परिमाण या उसकी मात्रा के बारे में बताते हैं, वे शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपका बिल्कुल ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखते हैं भी अगला प्रश्न, कहने की मनोभावों को प्रकट करने वाले वे अभिकारी शब्द जिनका वाक्य में कोई संबंध नहीं रहता कहलाते हैं। सही ऑप्शन हो जाएगा, तो वे क्या कहलाते हैं? सही ऑप्शन सी हो जाएगा, विस्मयादिबोधक अव्यय कहलाते हैं, ठीक है। वे अगला कहने कि वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। वाक्य के सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? यहाँ पे आपको बताना है। सर्वनाम आप जानते हैं, उसके छह भेद हैं। राइट आंसर हो जाएगा कैसा भी, ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पुरुषवाचक, ठीक है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यानी कि नलिनी, कैरव, चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची शब्द हैं? ये किसके पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे? राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा भी? ऑप्शन सी हो जाएगा, ये कुमुदनी के हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए सौदामिनी आपसे पूछा जाता है किसके है, तो ये बिजली का है, ठीक है, बिजली का पर्यायवाची हो जाएगा, ठीक है, बिजली का पर्यायवाची, ठीक है। सौदामिनी जो है बिजली का क्या है? ये बिजली का समानार्थी शब्द है, ठीक है। और देखिए कौमुदी का पर्यायवाची क्या होता है? इसकी चांदनी होता है, ठीक है, चांदनी याद रखिएगा, ठीक है, चांदनी। तो यहाँ पे आपका बिल्कुल कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भी? सी नंबर यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला कहने की शब्द युग में, कहने की यदा कदा, यदा कदा देखिए युग में भी आपके प्रश्न परीक्षा में आया हुआ था। तो यदा कदा का आपको सही युग वाला शब्द चुनना है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, यदा माने जब, कदा माने कब, ठीक है। यदा कदा का सही अर्थ होगा जब कब होगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है नियत, नियत नियत
शब्द युग्म का सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। ठीक है, देखिए एक में छोटी की मात्रा रहेगा, एक में बड़ी की मात्रा रहेगा, तो इन्हें आप इनका सही अर्थ वाला भेद हो जाएगा। देखिए नियत माने निश्चित और नियत कहते हैं नियत आपका इरादा कैसे है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा निश्चित और इरादा। ठीक है, कह रहे कि आलोचकों के अनुरूप हमें अपनी रचना में परिवर्तन करना होगा। इस वाक्य में किसी एक शब्द का संदर्भ और भाव की दृष्टि से उपयुक्त प्रयोग नहीं हुआ है, उस शब्द का चयन कीजिए। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा अनुरूप। अगला प्रश्न कहने की अब आप चल सकते हैं वाक्य में कौन सी वृत्ति है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा भी, सामर्थ्य सूचक है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। आप सामर्थ्य हो गए हैं और आप चल सकते हैं। ठीक है, तो अब आप चल सकते हैं, ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा सामर्थ्य सूचक। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार आपके पूरा टोटल 37 प्रश्न हो जाएगा। देखिए गद्यांश जो अगर आप कहेंगे तो करा देंगे। देखिए गद्यांश जो है अलग अलग आता है, तो आप गद्यांश से उसको पढ़ के करिएगा कि ठीक है, तो उसमें आपको गद्यांश आएगा परीक्षा में, जो आएगा उसी में से पढ़ के आपको जवाब देना रहता है। ठीक है, तो हम आपको ज़्यादातर ग्रामर के पोर्शन करा देते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया है। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए। देखिए शेयर भी थोड़ा कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपको हिंदी करा रहे हैं। देखिए हिंदी जो है आपकी मतलब भी चाहे आपकी हिंदी आसान आएगी चाहे कठिन आएगी, आप 35 प्लस में जरूर अगर रोज डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके अंक जरूर आएंगे। ठीक है, तो हिंदी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। हिंदी में अगर जिसका नंबर कम होगा जानिए वो सिलेक्शन से बहुत दूर हो जाएगा। ठीक है, तो हिंदी को आप मजबूत करिए और रीजनिंग का भी मजबूत कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।